हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लास्ट क्लास में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। हम किस स्पीड से, किस रेट से अपनी बायोडायवर्सिटी को स्पीड जो है लॉस करते जा रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल में मैं बता चुका था लास्ट क्लास में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब यहां पे क्या क्या मेजर रीजन है बायोडायवर्सिटी के लॉस होने के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देखा जाए तो अगर हम कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी की अगर बात करें तो यहां पे कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी को 4 क्वार्टेट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी के लॉस देखे जाते हैं। सबसे पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो यहां पे 4 मेजर कॉजेज माने जाते हैं बायोडायवर्सिटी के लॉस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो लिसन केयरफुली। Causes of biodiversity, as I already told you, 4 major causes of loss of biodiversity are there. इनको आप एविल क्वार्टेट भी कहते हैं। This question can frame in your NEET exam कि what is एविल क्वार्टेट। तो एविल क्वार्टेट में यहाँ पे 4 causes को कंसिडर किया जाता है: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, फिर एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड देन आफ्टर को एक्सटिंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे फॉरेस्ट है जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट होते हैं। अगर उन फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए, या वहां पे कोई क्रॉप लैंड सेटअप कर दिया जाए, या वहां पे कोई अर्बन एरिया सेटअप कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि वो एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। और उस हैबिटेट लॉस होने की वजह से उस हैबिटेट में सर्वाइव करने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, उनका ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्शन होगा ही होगा। आर यू गेटिंग? तो देखें यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट लॉस ड्यू टू कट डाउन ट्रीज। अब ये जो नेचुरल हैबिटेट जिनको आप फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट, ये इनका लॉस क्यों होता है? ड्यू टू कट डाउन ऑफ ट्रीज। फिल ए वेटलैंड, अगर कोई वेटलैंड है उसको फिल कर दिया जाए तो वेटलैंड कैन बी दी natural habitat for so many species. If that wetland will be filled by the human, then there will be the chances of losing of such kind of species. Plug a grassland, burn a forest. These are the major, right, causes of loss of natural habitat. Cut down trees, fill a wetland, plug a grassland and burn a forest. इसके बाद such changes can kill plants, animals and microorganisms. उस लोकेशन पे, उस नेचुरल हैबिटेट पे सर्वाइव करने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट, तो उनके किल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऑल्सो डिसरप्ट इंटरेक्शन अमंग स्पीसीज, राइट, इसकी वजह से जो स्पीसीज में इंटरेक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है, उसके डिस्ट्रप्शन की वजह से भी एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया हुआ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस ऑक्युपाइड लैंड एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14%। तो 14% एक बार में, यानी कि एक टाइम पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था उसका टोटल जो लैंड एरिया था वो 14% था, जो कि आज घट के 6% रह गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वंस ऑक्युपाइड लैंड एरिया ऑफ अर्थ 14% बट टुडे ऑक्युपाई 6%। सो दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कितना एरिया ऑक्युपाई करते थे अर्थ का, दैट वाज 14%, बट नाउ द करंट सिनेरियो इज ओनली 6%। तो 14% एरिया श्रिंक होके 6% रह गया है, यानी कि इतना ज्यादा हैबिटेट लॉस हो चुका है। और इतने बड़े हैबिटेट लॉस की वजह से कितनी सारी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कितनी सारी स्पीसीज जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू हैबिटेट लॉस ऑफ फॉरेस्ट, खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको आप लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। दिस इज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। कहां प्रेजेंट है ये?
अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का भी काफी हिस्सा जो है उसका लॉस हो चुका है, वो यानी कि पीसेस में डिवाइड हो चुका है या फिर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज। खाली अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ही मिलियंस ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। बट दिस फॉरेस्ट कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन एग्जाम कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कट करके किस पर्पज के लिए क्लियर किया गया, सोयाबीन की क्रॉप्स के लिए, राइट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के एक मेजर पोर्शन को कट एंड क्लियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन क्रॉप्स। तो यहां पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल है। इसके अलावा फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेसिंग बीफ कैटल, और या फिर उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया किसके लिए, रेसिंग ऑफ बीफ कैटल्स। इसके अलावा पॉल्यूशन ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स। देखिए यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, हैबिटेट लॉस में हमने हैबिटेट लॉस किया, हमने जो है कम्युनिटीज बनाई, हमने जो है अर्बन एरिया डेवलप किए, टाउन्स डेवलप किए, विलेजेस डेवलप किए, राइट। तो वहां पे जिस हैबिटेट में आज हम सरवाइव करते हैं, कभी उस हैबिटेट में एक फॉरेस्ट होता था, लेकिन उस फॉरेस्ट को हमने उसके सारे ट्रीज को कट डाउन कर दिया, वहां पे हमने क्रॉपलैंड्स बना दिए या वहां पे हमने ग्रासलैंड बना दिए फॉर बीफ कैटल्स के लिए। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी वहां पे प्रजातियां पाई जाती हैं, जितनी भी स्पीसीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो एक रीजन तो ये है। दूसरा, ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो पॉल्यूशन की वजह से भी पॉपुलेशन के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसी सेंसिटिव स्पीसीज होती है, राइट। पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन की वजह से काफी सारी सेंसिटिव स्पीसीज ऐसी होंगी जो कि एक्सटिंक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स। पॉल्यूशन की वजह से भी काफी डिग्रेडेशन हो जाता है हैबिटेट्स का। फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है, अगर लेक में हम सीवेज वाटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि उसकी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बढ़ जाते हैं, और वहां पे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बढ़ जाने की वजह से वहां पे लार्ज नंबर ऑफ एल्गीज जो है ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो वहां पे सर्वाइव करने वाली अदर स्पीसीज है, राइट, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खासकर ये एप्लीकेबल है वाटर बॉडी के लिए, लेक के लिए, कि लेक में अगर पॉल्यूशन होगा तो वहां पे सर्वाइव करने वाली जो स्पीसीज है वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। तो पॉल्यूशन भी एक मेजर कॉज हो सकता है हैबिटेट लॉस में, क्योंकि वो जो नेचुरल हैबिटेट था वो नेचुरल हैबिटेट नहीं रहा है। तो यहां पे पॉल्यूशन में रिड्यूस एंड एलिमिनेट पॉपुलेशन ऑफ सेंसिटिव स्पीसीज। अब पॉल्यूशन की वजह से सेंसिटिव स्पीसीज रिड्यूस हो जाती है या फिर एलिमिनेट हो जाती है पॉपुलेशन से। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, डिक्लाइन ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स एंड फाल्कॉन्स। अब जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड, जैसे कि आप डीडीटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं खेतों में इरिगेशन के टाइम पे, सिंचाई के टाइम पे, वो जो डीडीटी है वो रिवर्स या एक जो फ्लोइंग वाटर बॉडी है उसके साथ जाके इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो जो डीडीटी जैसा पेस्टिसाइड्स है कैन रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ फिश एंड बर्ड्स। इज दैट क्लियर? इसके अलावा लेड पॉइजनिंग, कभी कभी वाटर जो है लेड से कंटेमिनेटेड हो जाता है। लेड पॉइजनिंग की वजह से डक जैसी स्पीसीज, स्वान जैसी स्पीसीज और क्रेन जैसी स्पीसीज का मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, और ऐसी स्पीसीज की मोर्टेलिटी रेट बढ़ने की वजह से इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं लेड पॉइजनिंग की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन में मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट। इफ एनी सीवेज बॉडी, जो सीवेज जो होता है यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर को अगर किसी नेचुरल लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसमें यूट्रोफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है, दिस इज द एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक दैट यू कॉल यूट्रोफिकेशन। जनरली एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी लेक जो होता है वो नेचुरली उसकी एजिंग होती है, लेकिन सीवेज इंट्रोड्यूस करने से या वेस्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस करने से या गार्बेज इंट्रोड्यूस करने से वहां पे उसकी एजिंग बढ़ जाती है, और वहां पे जितनी भी उस एक नेचुरल हैबिटेट उस लेक के अंदर स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, राइट, उन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन जो है बढ़ जाता है, उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसे आप यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ वाटर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो जो यूट्रिफिकेशन है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन ए हैबिटेट
दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हैबिटेट लॉस में अगर आपने किसी रेन फॉरेस्ट को कट कर दिया है, या हैबिटेट लॉस में कहीं पे यूट्रोफिकेशन हो गया है, कहीं पे लेड पॉइजनिंग हो गई है, कहीं पे पेस्टिसाइड्स डीडीटी जैसी पॉइजनिंग हो गई है, तो उससे जो नेचुरल क्वालिटी होती है किसी भी हैबिटेट की वो लॉस हो जाती है, और उसके लॉस हो जाने की वजह से काफ़ी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी बड़े जो लैंड एरिया होते हैं, काफ़ी बड़े जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, उनको बीच में से ब्रेक कर दिया जाता है, वहां पे कुछ ना कुछ सेटअप बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो याद रहे, लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो जो लार्ज हैबिटेट है उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसे आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो जनरली अकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट हो जाए, राइट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था, पैसिफिक आइलैंड पे कॉलोनाइजेशन करने की वजह से वहां पे आइलैंड में सरवाइव करने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं उनके एक्सटिंक्शन बढ़ गए हैं। लगभग 2000 डिफरेंट प्रजाति, 2000 डिफरेंट नेटिव बर्ड स्पीसीज ऑलरेडी हैव बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम दैट एरिया, राइट, पैसिफिक आइलैंड्स पे कॉलोनाइजेशन करने की वजह से। तो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से या ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की वजह से हैबिटेट लॉस हो जाता है, और हैबिटेट लॉस होने की वजह से जो वहाँ पे वाइल्ड वेराइटीज जो सर्वाइव करती है उनका एक्सटिंक्शन जो है बढ़ जाता है। तो याद रहे। दूसरा, बिल्डिंग ऑफ रोड्स। हैबिटेट लॉस में यानी कि आप फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन मतलब एक बहुत बड़े हैबिटेट को आपने पीसेस में ब्रेक कर दिया। तो पीसेस में कैसे ब्रेक हो सकते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन हो गया, या फिर रोड बना दिए गए हैं तो रोड भी से भी वो एक बड़ा हैबिटेट जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, या फिर डिगिंग ऑफ कैनाल्स, कैनाल बना दी जाती हैं तो भी ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा एनिमल्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटिंग एनिमल्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, अगर किसी भी बड़े हैबिटेट को डिफरेंट मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया जाए या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया जाए, तो उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिनको माइग्रेशन करने की जरूरत होती है या जिनको लार्ज टेरिटरीज की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, उन पे इसका बैडली इफेक्ट पड़ता है। और उन पे जो है इसका जब बैडली इफेक्ट पड़ता है तो उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन जैसे, जो वूपिंग क्रेन जैसे जो एनिमल्स हैं, राइट, तो वूपिंग क्रेन जैसे एनिमल्स हो गए, या टाइगर हो गया, लायन हो गया, उनको सर्वाइव करने के लिए लार्ज टेरिटरीज की रिक्वायरमेंट होती है। बट व्हेन यू विल कट दैट टेरिटरी, व्हेन यू कट दैट हैबिटेट, तो उसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और फ्रेगमेंटेशन की वजह से ऐसे एनिमल्स जो हैं एडवर्सली इन्फ्लुएंस होंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये तो था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो जो अगला जो टॉपिक है दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यू नो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमारी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम जो है दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल से अपनी पूरी करते हैं। तो जितनी भी हमारे सराउंडिंग में डाइवर्सिटी है, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज है, वो हमारे लिए काफ़ी काम की हो सकती है। यानी कि हम उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करते हैं। जैसे फर्नीचर के लिए हम लकड़ियों पे डिपेंड करते हैं, मेडिसिन के लिए हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, क्लोथ्स के लिए भी हम कुछ एनिमल्स या प्लांट्स पे डिपेंड कर सकते हैं, राइट। और बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड और शेल्टर के लिए भी हम डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आप उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, दैट विल बी ओके। लेकिन व्हेन योर नीड्स टर्न्स टू ग्रीड, जब आपकी जरूरत आपके लोभ में बदल जाती है, तब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से काफ़ी पास्ट में ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट कर चुकी है। तो ध्यान रहे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन नीड्स टर्न्स टू ग्रीड, जब आपकी जरूरत आपके ग्रीड में बदल जाए, आपके लोभ में बदल जाए, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ग्रीड्स का मतलब जैसे कुछ लोग हंटिंग करते हैं, तो हंटिंग करने से क्या होगा कि हंटिंग इज ए काइंड ऑफ ग्रीड। हंटिंग हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर रही है, हंटिंग से हम और भी ज़्यादा नेसेसिटीज को अपना पूरा कर रहे हैं, यानी कि उसमें आपका एक ग्रीडीनेस इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कि टाइगर की हंटिंग कर दी जाती है उसके स्किन के लिए, या एलिफेंट्स की हंटिंग कर दी जाती है उसके इनेमल के लिए, आर यू गेटिंग और नॉट, उसके टीथ के लिए, एलिफेंट टस्क के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उससे क्या होगा कि वो एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, वहां पे उससे हमारी बेसिक नीड नहीं जुड़ी हुई है। आर यू गेटिंग? तो व्हेन योर नीड्स टर्न्स टू ग्रीड, देन इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज
reduces the size of its population to an extent so that it becomes vulnerable to extinction. तो ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होता है. किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी स्पीसीज को आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उससे उस पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होगा, और उस पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होने की वजह से वो जो पॉपुलेशन है, वो जो स्पीसीज है, राइट, उसके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. दैट स्पीसीज बिकम मोर वल्नरेबल. आर यू गेटिंग और नॉट? जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है. डोडो. डोडो एक बर्ड है जो कि मॉरिशियस में पाया जाता था, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है. ऐसे ही स्टीलर्स सी काउ, ये रशिया में पाई जाती है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. पैसेंजर पिजन एक बर्ड है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू इन लास्ट 500 इयर्स ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन. तो ओवर एक्सप्लोटेशन की कुछ एग्जांपल्स है लाइक डोडो, स्टीलर्स सी काउ, पैसेंजर पिजन. इवन एक बर्ड है जिसका नाम है हैथ हैन. ये नेटिव अमेरिका का एक बर्ड है. 1932 में इसका एक्सटिंक्शन हो गया था. हैथ हैन, राइट, it was extincted, disappeared due to both hunting and habitat destruction. यानी कि इसका जो एक्सटिंक्शन हुआ हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ. हैथ हैन का 1932 में ये नेटिव अमेरिका का जो है ये बर्ड माना जाता है. इज दैट क्लियर? डिसअपियरेंस ऑफ चीता एंड डोडो, ये दोनों ही डिसअपियर हो चुके हैं ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग. ये भी एक ओवर एक्सप्लोटेशन का एग्जांपल है. और कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट जो फिशेज होती हैं, हम क्या करते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं वो सी फूड पे डिपेंड करती है, लेकिन हम उन मराइन फिशेज का ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं. तो मराइन फिशेज का जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट मराइन फिशेज है, उनका ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से जो मराइन वाटर की फिशेज हैं वो भी, उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होती जा रही है डे बाय डे. तो हमें इस ओवर एक्सप्लोटेशन को रोकने की जरूरत है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ओवर एक्सप्लोटेशन यानी कि जब आपकी जरूरत आपके लोभ में बदल जाती है, यानी कि व्हेन योर नीड्स टर्न्स टू ग्रीड, राइट, जब आपकी जरूरत जो है टर्न्स टू ग्रीड, यानी कि हंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रजातियां जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है. जैसे कि मैंने आपको बताया डोडो हो गया, या फिर आपका स्टीलर सी काउ हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया, हैथ हैन जैसी प्रजातियां, चीता, राइट, ये सब हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ही लॉस हुई है. इसके बाद जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट इज एलियन स्पीसीज इन्वेशन. कभी कभी क्या होता है कि एलियन स्पीसीज उसको कहते हैं, कोई अगर स्पीसीज किसी दूसरे हैबिटेट से किसी दूसरे हैबिटेट में एंटर कर जाती है, अगर किसी ज्योग्राफिकल रीजन में कोई एक नई स्पीसीज आ जाती है तो उसको आप एक्जोटिक स्पीसीज या एलियन स्पीसीज कहते हैं. एक्जोटिक स्पीसीज या एलियन स्पीसीज के आ जाने से वहां पे डिसरप्शन होता है इन नॉर्मल इंटरेक्शन. वहां पे जो इंटरेक्शन ऑलरेडी चल रहा है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, वो इंटरेक्शन डिसरप्ट हो जाता है. उस इंटरेक्शन के डिसरप्ट होने की वजह से वहां पे जो है स्पीसीज, अदर स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसे एलियन स्पीसीज इन्वेशन बोल देते हैं. और वहां पे वो जो स्पीसीज है, जो एक्जोटिक स्पीसीज है, आर यू गेटिंग और नॉट, दैट कैन बी दी वेरी अग्रेसिव. वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो सकती है और बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड भी हो सकती है. अगर वो स्पीसीज वहां पे डोमिनेटेड हो जाती है एक न्यू हैबिटेट में, तो उससे वहां पे ऑलरेडी जो सर्वाइव करने वाली प्रजातियां हैं उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन इज ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ, राइट, ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आर यू गेटिंग? तो यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक है एलियन स्पीसीज इन्वेशन. लिसन केयरफुली. So next I am going to discuss about alien species invasions. देखिए प्लीज, एलियन स्पीसीज इन्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एलियन स्पीसीज. इन एलियन स्पीसीज को आप एक्सोटिक स्पीसीज भी कहते हैं. दीज आर ऑल्सो बी नोन एज
एक्सोटिक स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज विच एंटर्स इनटू ए न्यू ज्योग्राफिकल रीजन इन ए न्यू हैबिटेट, राइट, that you call alien species, and these species, right, can produce an impact on other species which already survive on that area, जो कि already survive करती हैं उस एरिया पे, उस पे ये अपना इम्पैक्ट डाल सकती है और उस इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे जो ऑलरेडी सर्वाइव करने वाली प्रजातियां हैं, ऑलरेडी सर्वाइव करने वाली स्पीसीज जो है, उनका एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रहे, एलियन स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज, दोज स्पीसीज which enters into new habitat, जो कि न्यू हैबिटेट या एक ज्योग्राफिकल रीजन्स में एंटर करती हैं, which can produce a bad impact, जो कि एक बैड इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है ऑन अदर स्पीसीज। ये अदर स्पीसीज के लिए एक बैड इंपैक्ट प्रोड्यूस करती है और उस बैड इंपैक्ट की वजह से क्या होता है, राइट, ये बैड इंपैक्ट कैसे डेवलप होता है? दीज कैन डिस्टरप्ट द इंटरेक्शंस, वहां पे होने वाला जो नेचुरल बायोटिक इंटरेक्शन है उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, डिस्टरप्ट द नेचुरल बायोटिक इंटरेक्शन। तो नेचुरल बायोटिक इंटरेक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और उसके डिसरप्ट होने की वजह से क्या होगा, वहां पे सरवाइव करने वाली जो स्पीसीज है उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। एक नील पर्च नाम की जो फिश है, दिस नील पर्च फिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में इस नील पर्च नाम की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया और ये वहां पे जाके इतनी अग्रेसिव हो गई कि इसकी वजह से लगभग डिफरेंट 200 किचलिड फिश का एक्सटिंक्शन हुआ। तो किचलिड फिश, वहां पे किचलिड फिश उनके लिए वो एक नेचुरल हैबिटेट था। फ्रेश वाटर लेक जो होता है उनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है, लेकिन नील पर्च के इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से वहां पे जो बायोटिक इंटरेक्शन हुआ वो डिस्टर्ब हुआ और उस इंटरेक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से लगभग 200 किचलिड फिश जो हैं उनका एक्सटिंक्शन हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो नील पर्च कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया? दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम। इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, राइट। तो लेक विक्टोरिया विच इज इन ईस्ट अफ्रीका, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट वाज कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 200 किचलिड फिश। तो 200 स्पीसीज ऑफ किचलिड फिश, राइट, इनका एक्सटिंक्शन हुआ एक नील पर्च के इंट्रोड्यूस हो जाने से। 200 स्पीसीज ऑफ किचलिड फिश। आर यू गेटिंग? एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, पार्थेनियम ग्रास। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय इंपोर्टेड व्हीट। तो इंपोर्टेड व्हीट से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, जिसको आप पार्थेनियम ग्रास कहते हैं। पार्थेनियम ग्रास से रिलीज होने वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कॉज ऑफ एन एलर्जी, एस्थमा जैसे जो एलर्जी है, एस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी डेवलप करता है। एंड ये जो है एक सीरियस वीड है। इस वीड्स के डेवलप होने की वजह से वहां पे सरवाइव करने वाले जो अदर बेनिफिशियल हर्ब्स और सर्ब्स हैं उनका एक्सटिंक्शन जो है बढ़ गया। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो यहाँ पे पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास को आप कैरेट ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास, राइट। ये एक सीरियस वीड है और इस वीड का जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो प्रोपेगेशन होता है वो बहुत ही फास्ट रेट से होता है। ये मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स के साथ compete करता है और मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि इसके साथ सर्वाइव करने वाले जितने भी शर्ब्स और हर्ब्स हैं
उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, यानी कि वो जो है एक्सटर्मिनेट कर जाते हैं उस हैबिटेट से जहां पे ये पार्थेनियम और कैरेट ग्रास डेवलप होती है, राइट। इट केम इनटू इंडिया थ्रू इंपोर्टेड वीट। ये इंपोर्टेड वीट के साथ पहली बार इंडिया में आया पार्थेनियम ग्रास, एंड रिजल्ट्स टू डिक्लाइन दी अदर स्पीसीज पॉपुलेशन, और ये अदर स्पीसीज की पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर देता है श्रब्स और हर्ब्स को। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन, राइट। अनदर एग्जांपल इज लैंटेना। Lantana is also a serious weed. Lantana, this is also a weed, and that also introduced in India and cause of extinction of different smaller plants like shrubs and herbs, right? तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, reduce the other plant species, other plant population, जिससे कि अदर प्लांट्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है और धीरे धीरे उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो लैंटेना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एंड अनदर एग्जाम्पल जिसे आप कहते हैं वाटर हाइसिंथ। ये जो वाटर हाइसिंथ है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय यूरोपियंस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वाटर हाइसिंथ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। वाटर हाइसिंथ जो है सीरियस एक्वेटिक वीड है, राइट। इट कैन कोज ऑफ इवन फ्लड ऑल्सो। इसकी वजह से जो रिवर्स होती हैं उनमें बाढ़ भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है दे कैन क्लॉग दी वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज में रुकावट पैदा कर देती है, क्लॉग कर देती है, और इनका जो प्रोपेगेशन होता है बहुत ही फास्ट रेट से होता है। इनके फास्ट रेट से प्रोपेगेशन होने की वजह से जो वहाँ पे सर्वाइव करने वाली जो अदर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाती है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो बीन नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं बिकॉज दिस इज मेनली फाउंड इन बे ऑफ बंगाल एंड इट प्रोपेगेट्स विद हाई रेट। तो ये हाई रेट से प्रोपेगेशन करती है और इसके प्रोपेगेशन की वजह से अदर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज ऑफ वाटर बॉडी कैन इन्फ्लुएंस। तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन कैन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? यू नो, दिल्ली का जो स्टेट बर्ड है जिसको आप स्पैरो कहते हैं, कुछ टाइम पहले तक, आज से करीब 10-15 साल पहले, स्पैरो वॉज वेरी नॉर्मल इन दिल्ली। बट माना जाता है कि दिल्ली में कबूतरों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से, कबूतरों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से स्पैरो जैसी जो प्रजाति है उसका पॉपुलेशन उसकी जो है डिक्लाइन हो गई। तो वो वहाँ पे एक एलियन स्पीसीज इन्वेशन का काम कर रहा है। अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन बढ़ती है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की और उनका कॉमन रिसोर्स होता है फूड, तो वहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज ही सर्वाइव कर पाती है और इन्फीरियर स्पीसीज जो है एक्सटर्मिनेट हो जाती है, उसका एक्सटर्मिनेटिंग हो जाता है, यानी कि वो जो है लॉस कर जाती है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन से भी किसी हैबिटेट में एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो वहाँ पे ऑलरेडी सर्वाइव करने वाली प्रजाति है, राइट, उस पे बैडली उस स्पीसीज को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल इज वाटर हाइसिंथ। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस। इसको यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया, राइट। एंड ये क्या है? एक सीरियस एक्वेटिक वीड है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, इसको आप टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, राइट। दिस सीरियस एक्वेटिक वीड ग्रो विद वेरी फास्ट रेट। ये बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो करती है। इतना फास्ट रेट होता है इवन समटाइम क्लॉग दी वाटर बॉडीज, राइट। ये क्या करती है? क्लॉग दी वाटर बॉडीज को क्लॉग कर देती है, जिसकी वजह से समटाइम फ्लड में अकर, यानी कि बाढ़ भी आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये सीरियस एक्वेटिक वीड है एंड इट आल्सो डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स की पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर सकती है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एलियन स्पीसीज इन्वेशन के। जैसे कि मैंने आपको नील पर्च बताया, राइट, पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, लैंटेना ये भी वीड है, वाटर हाइसिंथ ये भी एक वीड है, राइट। ऐसी एक अनदर एग्जांपल जिसको आप बोलते हैं क्लैरियस ग्राइपिनस। तो क्लैरियस ग्राइपिनस ये एक अफ्रीकन कैटफिश है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, राइट। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट पोजिंग ए थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट, जिसकी वजह से एक थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ गया ऑन नेटिव रिवर कैटफिश। जो नॉर्मल, जो इंडिया की जो एक नेटिव इंडिजिनस जो कैटफिश है उनके लिए जो है, राइट, एक थ्रेट डेवलप हो गया। क्लैरियस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर एक्वाकल्चर पर्पज। तो एक्वाकल्चर पर्पज की वजह से रिवर्स में क्लैरियस को, कैटफिश को, अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि इंडियन कैटफिश की पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से डिक्लाइन कर गई। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन और एक्सोटिक स्पीसीज। तो ये एग्जाम्पल और लिखिएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, दीज एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ फॉर यू एंड दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज कैन आस्क इन योर एग्जाम, राइट। तो ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अनदर इज क्लैरियस ग्राइपिनस। तो क्लैरियस ग्राइपिनस, ये इसको आप अफ्रीकन कैटफिश बोलते हैं एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रिवर्स फॉर एक्वाकल्चर पर्पज। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? एक्वाकल्चर पर्पज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस इन इंडियन रिवर्स फॉर एक्वाकल्चर पर्पज। तो एक्वाकल्चर पर्पज के लिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन रिवर्स में, जिसकी वजह से दिस स्पीसीज posing the threat of extinction of indigenous catfish। जो indigenous catfishes हैं उनके extinction के chances इस species ने बढ़ा दिए। इसके बाद another cause of loss of biodiversity is co-extinction। आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में काफ़ी सारी प्रजातियां, काफ़ी सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है, यानी कि जो कि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होती हैं, यानी कि जिनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। अगर ऐसी स्पीसीज में से कोई स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक्सटिंक्ट करती है तो उस पर डिपेंड करने वाली जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में उसके साथ होती है वो भी एक्सटिंक्ट कर जाती है। तो ये हुआ को एक्सटिंक्शन। एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से काफ़ी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी एक स्पीसीज पे काफ़ी सारी स्पीसीज डिपेंड हो सकती है, राइट। उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो सकती है। अगर सपोज दैट मैं किसी वाटर बॉडी में या किसी मराइन इकोसिस्टम में बात करूं तो कोई एक होस्ट फिश है, राइट, जिस पे काफ़ी सारी पैरासाइटिक फिश डिपेंड करती है। अगर उस होस्ट फिश का एक्सटिंक्शन हो जाए तो उस पे डिपेंड करने वाली जितनी भी पैरासाइटिक फिश है उनका एक्सटिंक्शन ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये जो स्पीसीज होती हैं जो जनरली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाई जाती है, या जरूरी नहीं है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही हो या किसी भी तरह का उनके बीच में इंटरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर प्रीडेटर टाइप की स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर प्रे पे डिपेंड करता है, एंड इफ दैट प्रे विल एक्सटिंक्ट देन दैट प्रीडेटर विल बिकम ऑल्सो एक्सटिंक्ट, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो कहीं पे भी कुछ स्पीसीज में इतना क्लोज रिलेशनशिप देखी जाती है, इतना क्लोज इंटरेक्शन होता है कि इवन वो एक साथ इवॉल्व भी करती हैं। और ऐसे स्पीसीज में से अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाए तो उस पर डिपेंड करने वाली जो कि क्लोज रिलेशन को इंडिकेट कर रही है वो भी, उसके भी एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो को एक्सटिंक्शन इज अनदर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। Another one is co-extinction।
co-extinction. Species which survive in a close relationship, जो कि एक क्लोज रिलेशनशिप में सरवाइव करती हैं या जिनका इंटरेक्शन क्लोज इंटरेक्शन होता है, और यू कैन से और स्पीसीज कैन नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, जो कि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना अगर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एंड दे शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप, ए वेरी क्लोज इंटरेक्शन. इन सच काइंड ऑफ राइट interaction, if one species will extinct, then the dependent species will be already extinct, right? So such species show co-extinction, इनमें co-extinction हो जाता है ऐसी प्रजातियों में. Is that clear? So, or even you can say, this is very important statement and this can come in your exam, कि the species which generally co-evolve, then the chances of co-extinction will be very high, right? Species which co-evolve, जो कि एक साथ evolve होती है, they will be co-extinct, उनका co-extinction हो जाएगा. You know, there is a big major matter of concern nowadays, that is the species of different types of bees or different type of insects. Insects और इन bees की existence अपने आप पे बहुत ही ज़रूरी है, very important. Human activities की वजह से, right, pollution की वजह से या किसी भी region की वजह से, right, anthropogenic action की वजह से हम जो है day by day ये जितने भी essential insects हैं, जितनी भी essential bees हैं, राइट, उनको एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं, यानी कि उनका लॉस होता जा रहा है. अगर इन बीज का लॉस होगा तो जो पोलन इंट्रैक्शन है, यानी कि एक पॉलिनेशन जो कि एक इंट्रैक्शन माना जाता है, अगर एक पर्टिकुलर बी किसी प्लांट में पॉलिनेशन को अचीव कराती है और वो प्लांट डायरेक्टली हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. वो प्लांट में भी कोई मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, और मे बी दैट कैन प्रोवाइड फूड टू यू, जो कि आपके लिए एसेंशियल फूड प्रोवाइड करता है, या सो मैनी सिग्निफिकेंस कैन बी देयर रिलेटेड टू दैट प्लांट, एंड द स्पीसीज विच डिपेंड्स ऑन the plant which depends on that species which achieve the pollination, if that species will extinct, then the chances of extinction of that plant will be also there, because pollination will not be able to achieve and life cycle will not be completed. और अगर life cycle complete नहीं हो पाएगी, in that case the extinction of both the species will increase, will be very high, and it can adversely impact on our biodiversity and on the wealth of the biodiversity. Are you getting or not? तो इसी के साथ ये चारों मेजर कॉज, 4 मेजर कॉजेज दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अनदर वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड को एक्सटिंक्शन, इनको जिनको आप दी एविल क्वार्टेट भी बोलते हैं. एविल क्वार्टेट मतलब 4 मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, राइट. तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है दैट इज रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक में सभी वो लिस्ट मेंशन है, राइट, जो स्पीसीज या तो एक्सटिंक्ट कर गई है, या वो वल्नरेबल है, या वो एंडेंजर्ड है. तो ये सारा जो डाटा है वो रेड डाटा बुक में मेंशन है, एंड दिस बुक इज मेंटेन्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज इन मॉर्गिस, स्विट्जरलैंड. कहाँ पे है? मॉर्गिस, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, राइट. दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली. इसके बाद देखते हैं रेड डाटा बुक एंड IUCN. अगर बात करें IUCN की, इसको आप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी बोलते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज भी आप कह सकते हैं. इसका जो दूसरा नाम है WCU. द न्यू नेम ऑफ IUCN इज WCU, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. WCU का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ यूनियन. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज इन मॉर्गिस, स्विट्जरलैंड,
राइट। यहाँ पे IUCN का जो एक काम है वो है रेड डाटा बुक को मेंटेन करना। रेड डाटा बुक उसे कहते हैं जहाँ पे जिसमें की सारी जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या जो स्पीसीज वल्नरेबल है, या एंडेंजर्ड है, या क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, या डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज है, या नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज है, तो उन सभी का डाटा इस रेड डाटा बुक में मेंशन है। तो रेड डाटा बुक के बारे में डिटेल में जानते हैं, लिसन केयरफुली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड द न्यू नेम ऑफ IUCN इज WCU, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मोर्गिस स्विट्जरलैंड में। ये क्या काम करता है, मेंटेन करता है रेड बुक डाटा को। किसको, रेड बुक डाटा को, जिसमें कि जितनी भी स्पीसीज है उन सभी स्पीसीज का डाटा मेंशन है, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, थ्रेटेंड स्पीसीज है, या फिर जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाली है। ऑल काइंड ऑफ स्पीसीज डाटा मेंशन्ड इन रेड डाटा बुक। कहां मेंशन है ये रेड डाटा बुक में मेंशन है। लिसन केयरफुली, रेड डाटा बुक कैटलॉग ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स को कैटलॉग किया गया है, ऐसी स्पीसीज को कैटलॉग किया गया है जो कि फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इट इंक्लूड्स 8 कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज। इसमें ओवरऑल जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऐसी स्पीसीज जो कि रिस्की स्पीसीज है, राइट, जिनका एक्सटिंक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसी स्पीसीज को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। Extinct species, a taxon is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died, right? यानी कि ऐसा टैक्सोन, ऐसी स्पीसीज जिसमें कि कोई डाउट ही नहीं है कि लास्ट स्पीसीज बची है या नहीं बची है, लास्ट इंडिविजुअल है या नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, ऐसी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहेंगे। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। A taxon is extinct in the wild when exhaustive survey is known expected habitats have failed to record an individual. Extinct in the wild यानी कि उस extinct in the wild ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है जिसको फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जॉस्टिव सर्वे किया गया, लेकिन उस एग्जॉस्टिव सर्वे में उस स्पीसीज के लास्ट इंडिविजुअल का, एक भी इंडिविजुअल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी कि अगर आपको किसी स्पीसीज पे डाउट है कहीं वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो गई है, राइट, और फिर उसका सर्वे कराया जाए और रिकॉर्ड में मिले कि वो स्पीसीज का एक भी इंडिविजुअल नहीं पाया गया है, इट मींस दैट इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो ये कुछ टाइप की स्पीसीज है या कैटेगरीज हैं जो कि रेड डाटा बुक में मेंशन है। इसके बाद क्रिटिकल एंडेंजर्ड। क्रिटिकल एंडेंजर्ड उसको कहते हैं फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर में यानी कि जो कि जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाली है, ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है, एक्सटिंक्ट वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर, जो कि इमीडिएट फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाली है, ऐसी स्पीसीज को क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। इसके बाद हम एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही है इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर मतलब क्रिटिकल एंडेंजर्ड, नियर फ्यूचर मतलब एंडेंजर्ड। याद रहे कि ऐसी स्पीसीज जो कि फेस कर रही है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को इमीडिएट फ्यूचर में, उनको क्रिटिकल एंडेंजर्ड कहा जाता है। बट ऐसी स्पीसीज जो कि नियर फ्यूचर में, नॉट इमीडिएट, नियर फ्यूचर में उनका एक्सटिंक्शन का रिस्क है, ऐसी स्पीसीज को एंडेंजर्ड कहा जाता है। ऐसे ही वल्नरेबल स्पीसीज होती है। वल्नरेबल स्पीसीज जो होते हैं, राइट, उसमें क्रिटिकल एंडेंजर्ड और एंडेंजर को आप नहीं रख सकते हैं। क्रिटिकल एंडेंजर का सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का रिस्क है इमीडिएट फ्यूचर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे एंडेंजर्ड स्पीसीज आती है जिसका रिस्क है लेकिन आने वाले फ्यूचर में, राइट, नियर फ्यूचर में। और वहीं अगर हम वल्नरेबल की बात करें, यानी कि उसका भी रिस्क है बट इतनी जल्दी वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, यानी कि उनमें थोड़ा और वक्त लगेगा। तो इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन पे एक्सटिंक्शन है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड का, नंबर 2 पे एंडेंजर्ड और नंबर 3 वल्नरेबल एक्सटिंक्शन, राइट, वल्नरेबल, सॉरी। फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन in the wild and medium term future, right, medium term future में उनका एक्सटिंक्शन होने का चांसेस बढ़ सकता है। लोअर रिस्क की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद
व्हेन इट हैज बीन इवैल्यूएटेड, अगर किसी स्पीसीज को आपने इवैल्यूएट किया एंड डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड या वल्नरेबल, राइट, उनको आप लोअर रिस्क बोलते हैं। ऐसी स्पीसीज जिसपे आपको डाउट है कहीं वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो जाएंगी, तो उनका आपने सर्वे किया और सर्वे करने में आप उनके सर्वे करने से इस तरीके से सेटिस्फाई हुए कि ना तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ना एंडेंजर्ड है और ना ही वल्नरेबल है। तो तीनों में से वो किसी भी कैटेगरी में अगर नहीं आती है बट यू हैव डाउट ऑन दैट, तो उसको आप लोअर रिस्क में डाल देते हैं। इसके बाद डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट मतलब इनएडुकेट इंफॉर्मेशन टू मेक ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। यानी कि डाटा डेफिशिएंट उसको कहा जाता है जब इनएडुकेट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट को बनाने के लिए, किसी भी स्पीसीज जिसपे कि आपको डाउट है, जो आपको लगता है कि ये स्पीसीज के चांसेस है, राइट, यानी कि रिस्क में है, लेकिन आपके पास उसके बारे में इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, पूरी तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस टाइप की स्पीसीज है, यानी कि उसका असेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्पीसीज को आप जो है डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज कहेंगे। इसके बाद नंबर 8 है नॉट इवैल्यूएटेड। नॉट इवैल्यूएटेड मतलब a taxon is not evaluated when it has not yet been assessed against above criteria, यानी कि ऐसा टैक्सॉन जो कि अभी असेस्ड नहीं हुआ है उसे आप नॉट इवैल्यूएट कहते हैं। इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है आपके पास असेसमेंट के लिए तो डाटा डेफिशिएंट, यानी कि डाटा डेफिशिएंट बोलते हैं। नॉट इवैल्यूएटेड यानी कि जिसका असेसमेंट ही नहीं हुआ है अभी तक, उसे नॉट इवैल्यूएटेड कहते हैं, राइट। सो दीज आर डिफरेंट 8 categories of different taxon or species which is mentioned in red data book of IUCN। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, दीज एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। तो ये एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले जो कि इंडिया में है थ्रेटेंड स्पीसीज, इसके बारे में जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया में कुछ स्पीसीज हैं जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज विच इज फाउंड इन इंडिया जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। कैसी हैं? जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसमें आती हैं जैसे कि कुछ हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में बात करें तो कुछ प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स, राइट, जिसका नाम है बर्बेरिस नीलग्रिएंसिस। बर्बेरिस नीलग्रिएंसिस, राइट, नीलग्रिएंसिस जो नाम लिया गया है, यानी कि ये जो प्लांट है ये मेडिसिनल प्लांट है जिसको आप बोलते हैं बर्बेरिस नीलग्रिएंसिस, राइट। तो बर्बेरिस नीलग्रिएंसिस एक मेडिसिनल प्लांट है, दिस इज फाउंड इन नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ पाया जाता है? ये एंडेमिक स्पीसीज है तमिलनाडु की, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो बर्बेरिस नीलग्रिएंसिस दिस इज फाउंड इन नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, जो कि ये एक वहाँ के लिए एक एंडेमिक स्पीसीज है, एक प्लांट की स्पीसीज है जिसका नाम बर्बेरिस नीलग्रिएंसिस है। ऐसे ही कुछ एनिमल्स की स्पीसीज है जैसे कि सस सेल रेवेनियस। सस सेल रेवेनियस की अगर हम बात करें तो सस सेल रेनियस की में सस सेल रेनियस में आता है पिग्मी हॉग। तो पिग्मी हॉग ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। दिस इज द एंडेमिक स्पीसीज एंड दिस इज ओनली फाउंड इन असम। ये असम में पाई जाती है, इंडिया में असम में पाई जाती है, और ये एंडेंजर्ड प्रजाति है, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और वहाँ की ये एंडेमिक स्पीसीज है। उसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती है। अभी लास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 150 स्पीसीज ऑफ पिग्मी हॉग, राइट, वर फाउंड इन असम, राइट, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस स्पीसीज बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ सस। सस मतलब that is the genus of pig। ये pig genus की species है, right, but the size is very small of this species pygmy hog, and this is only found in Assam and the endemic species of the India, and there were found 150 species only according to the last record। तो ये critical endangered species में categorize होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ endangered species, तो ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जांपल है जिनके नंबर जो है आर वेरी फ्यू, बहुत ही कम नंबर्स बचे हैं। इसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज में सबसे पहले हम कुछ एनिमल्स प्लांट्स की बात करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द एनिमल स्पीसीज। तो बेंटिकिया निकोबैरिका। बेंटिकिया निकोबैरिका निकोबार आइलैंड में पाए जाने वाली एक प्लांट की स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड बन चुकी है। इसके अलावा दूसरा एकोनाइटम। एकोनाइटम को आप इंडियन एकोनाइट
या फिर आप ब्लू रॉकेट भी कहते हैं। इंडियन एकोनाइट या ब्लू रॉकेट नाम की स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके बाद है ब्लू वेंडा। वेंडा मतलब ब्लू ऑर्चिड। ये ब्लू ऑर्चिड जो है इंडियन स्पीसीज है और जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है। दिस इज ओनली फाउंड इन असम एंड चाइना। ये चाइना में भी पाई जाती है और असम में भी पाई जाती है ब्लू वेंडा या ब्लू ऑर्चिड जिसको आप बोलते हैं, राइट। ये स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड है, यानी कि हैविंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी एक स्पीसीज है जिसका नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम एक मेडिसिनल प्लांट है। क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। एंटी हेलमिंथ्स ड्रग्स बनाने के लिए, एंटी हेलमिंथ्स मेडिसिन तैयार करने के लिए इस पोडोफाइलम प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है एंड दिस इज आल्सो फाउंड इन इंडिया व्हिच इज एंडेंजर्ड, राइट। इसके अलावा एंटी हेलमिंथ्स एजेंट है ये। नेपेंथिस जिसको आप पिचर प्लांट बोलते हैं, पिचर प्लांट भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। नेपेंथिस के बारे में आपने सुना होगा, इसको आप पिचर प्लांट बोलते हैं एंड दैट बिकम्स, राइट, एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अलावा साइकस बैडोमी। साइकस बैडोमी एक प्लांट है जो कि तिरुमलाई हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। साइकस बैडोमी दिस इज फाउंड इन तिरुमलाई हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये वहां की एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है, राइट, और ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज है। ऐसे ही रोवोल्फिया सर्पेंटिया। रोवोल्फिया के जो जीनस के प्लांट्स है ये जनरली हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। रोवोल्फिया सर्पेंटिना, ये जो है सर्पेंटिया, सॉरी नॉट सर्पेंटिना, तो रोवोल्फिया सर्पेंटिया ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है और ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि ये जो है एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। सेंटेलम एल्बम का नाम तो आपने सुना ही होगा। सेंटेलम एल्बम, इसको आप सैंडलवुड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो बी नोन एज सैंडलवुड। इसको सैंडलवुड बोला जाता है। सेंटेलम एल्बम, सैंडलवुड इसको बोला जाता है, राइट। तो सैंडलवुड भी यानी कि सेंटेलम एल्बम भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जांपल है, कुछ प्लांट्स के एग्जांपल है, राइट। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एनिमल्स स्पीसीज, राइट। कुछ एनिमल स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आल्सो। काफी सारी स्पीसीज ऐसी भी हैं हमारे कंट्री में जो कि एंडेंजर्ड है, जिसमें से कि काफी सारी स्पीसीज के बारे में आप जानते भी हैं, जैसे कि एशियाटिक लायन। तो एशियाटिक लायन की हम बात कर रहे हैं। एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाया जाता है। ये वहाँ की एक एंडेमिक स्पीसीज है। एशियाटिक लायन इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, ओनली फाउंड इन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। दिस इज फाउंड इन गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। वहां पे ये एशियाटिक लायन पाया जाता है। ऐसे ही जायंट पांडा, जायंट पांडा जो है दिस इज फाउंड इन सिक्किम। सिक्किम में रेड पांडा भी पाया जाता है। जायंट पांडा एंड रेड पांडा दोनों ही एंडेंजर्ड स्पीसीज है एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ सिक्किम है। कहां पाई जाती है दोनों स्पीसीज? सिक्किम में। ऐसे ही वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो जो है दिस इज फाउंड इन नॉर्थन इंडिया एंड सदर्न नेपाल। तो ये सदर्न नेपाल एंड नॉर्थन इंडिया में पाया जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, सदर्न नेपाल। दिस one horned rhino is actually found in northern India and southern Nepal and this is also an endangered species of India. इसके अलावा कश्मीरी स्टैग के बारे में आपने सुना होगा। इसका कॉमन नेम हंगुल भी है। इसको रेड डियर भी कहा जाता है। कश्मीरी स्टैग एंड द कॉमन नेम इज हंगुल और रेड डियर, दैट इज आल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। दिस इज ओनली फाउंड इन कश्मीर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कश्मीरी स्टैग, और दिस इज आल्सो बी नोन एज हंगुल और यू कैन से रेड डियर। तो ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। रेड पांडा जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज फाउंड इन सिक्किम एंड दैट इज आल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बनता जा रहा है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडियन एलिफेंट, राइट। इसके अलावा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल का रिप्रोडक्टिव रेट इतना ज्यादा स्लो होता है, इतना ज्यादा स्लो होता है कि ये उसकी वजह से एंडेंजर्ड बन चुकी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ब्लू व्हेल भी जो है एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ऐसे ही एक लाइन टेल्ड मकाक,
लाइन टेल्ड मकाक, लाइन टेल्ड मकाक, दिस इज द एंडेमिक स्पीसीज एंड दिस इज ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। ये कहाँ पाई जाती है? ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। लायन टेल मकाक बोलते हैं, ओल्ड मंकी भी कहा जाता है इसको, ओल्ड एज मंकी इसको कहा जाता है, या फिर ये कहिए ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को बोला जाता है। एंड दिस इज ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। ये वहां की एंडेमिक स्पीसीज है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में प्रजाति कहीं नहीं पाई जाती है और ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। मस्क डियर, मस्क डियर को हिंदी में आप कस्तूरी हिरन भी कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? एंड दैट इज आल्सो द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा टाइगर भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, खासकर बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि एक ऐसी प्रजाति है जो कि जल्दी ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने वाली है, बंगाल टाइगर खासकर। इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस जो है ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दैट इज द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ राजस्थान, राइट। ये स्पीसीज जो है ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि इसके भी विलुप्त होने के चांसेस हैं। इसके बाद साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। साइबेरियन क्रेन इज फाउंड इन क्योलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर। तो ये कहां पाया जाता है? भरतपुर के क्योलाडो नेशनल पार्क में पाया जाता है। एंड दैट इज द माइग्रेटरी बर्ड एंड दैट कम एवरी ईयर फ्रॉम द साइबेरिया। साइबेरिया से ये एवरी ईयर इंडिया में खासकर विंटर सीजन में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो इनका एक कॉमन माइग्रेटरी रूट होने की वजह से ऐसे एनिमल जिनका एक ही कॉमन माइग्रेटरी रूट होता है उन एनिमल्स के एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में आपका एक तो ये साइबेरियन क्रेन आता है, दूसरा ब्लू व्हेल। इन दोनों का कॉमन माइग्रेटरी रूट होता है, यानी कि एक ही माइग्रेटरी रूट से जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को जनरली इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दिस इज द वन ऑफ चांस ऑफ become endangered of Siberian crane। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वल्नरेबल स्पीसीज भी हैं। तो वल्नरेबल स्पीसीज में एक प्लांट स्पीसीज है जिसका नाम है कुप्रेसिस कैस्मेरियाना। कुप्रेसिस कैस्मेरियाना, दिस इज द वल्नरेबल स्पीसीज व्हिच इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय। जनरली कहाँ पाई जाती है? ये प्रजाति ईस्टर्न हिमालय एंड भूटान में भी पाई जाती है, राइट। कप्रेसस कैस्मेरियाना ये एक मेडिसिनल प्लांट है एंड दिस इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय एंड भूटान। इसके अलावा यहाँ पे एक वल्नरेबल स्पीसीज और है जिसको आप बोलते हो एंटीलोप सर्विकैप्रा। एंटीलोप सर्विकैप्रा, दिस इज आल्सो बी नोन एज ब्लैक बक। इसको आप ब्लैक बक भी कहते हैं और ये एक वल्नरेबल स्पीसीज है। ऐसी एक एग्जांपल आप और लिखिएगा वल्नरेबल एनिमल का, जिसका नाम है, राइट, तिब्बतन एंटीलोप। ये भी एक वल्नरेबल स्पीसीज है। इसका कॉमन नेम है चीरू। इसका कॉमन नेम क्या है? चीरू। दिस इज फाउंड इन कश्मीर एंड तिब्बत। ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, राइट, खासकर कोल्ड डेजर्ट जो तिब्बत के हैं, ये वहां पे ज्यादा पाया जाता है। तिब्बतन एंटीलोप बोलते हैं एंड कॉमन नेम इज चीरू। इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसकी स्किन से एक वुल बनाई जाती है, जिस वुल का नाम, जिस फाइबर का नाम है सहतूस। इसकी स्किन से एक सहतूस नाम का फाइबर निकाला जाता है। इस सहतूस नाम की फाइबर की क्या क्वालिटी है, राइट, ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल वुल माना जाता है। यू नो, एक लार्ज सोल कैन यू कैन इजिली पास दिस ए रिंग, यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी रिंग से इसके बड़े से कपड़े को आप आसानी से पास कर सकते हैं एंड कैन नेवर बी डाई। इसको आप डाई नहीं कर सकते हैं। इसके नेचुरल कलर पाए जाते हैं। ये या तो ब्लैक कलर का होता है या फिर व्हाइट या फिर रेड। इसके अलावा इसका कोई कलर नहीं होता और इस पर आप डाई नहीं कर सकते, राइट। और इंटरनेशनल जो ट्रैफिकिंग है, इसकी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इज कंप्लीटली बैन, क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है जिसको आप चीरू या तिब्बतन एंटीलोप बोलते हैं, सहतूस। तो ये हो गई कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कुछ वल्नरेबल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एंड नाउ द ससेप्टिबिलिटी, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें की हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, यानी कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, एक टॉपिक ये भी देख लेते हैं कि कौन से एनिमल के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एक्सटिंक्शन होने के। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट होते हैं, जिनको काफी सारा बहुत ज्यादा रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। इसको आप ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन। तो कौन कौन से मेजर रीजन है जिसकी वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट होती है, राइट। सबसे पहला, ऐसा एनिमल जिसका बॉडी साइज लार्ज है,
तो लार्ज बॉडी साइज वाले एनिमल्स होते हैं हाईली ससेप्टिबल फॉर द एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन के लिए वो हाईली ससेप्टिबल माने जाते हैं, खासकर ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी साइज बहुत लार्ज होता है, जैसे कि ब्लू व्हेल का बॉडी साइज बहुत लार्ज है, एलिफेंट का बॉडी साइज लार्ज है, इसके अलावा जो राइनो होते हैं उनका बॉडी साइज लार्ज होता है। तो लार्ज बॉडी साइज के एनिमल के एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये ससेप्टिबिलिटी है। लार्ज बॉडी साइज, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी साइज लार्ज होता है, राइट, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, लाइक ब्लू व्हेल, लाइक राइनो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट, मतलब ये ससेप्टिबिलिटी के रीजंस हैं। सेकंड इज, अगर उनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम हो, अगर बहुत ही कम रिप्रोडक्टिव रेट हो, यानी कि स्लो रिप्रोडक्टिव रेट है, इफ द रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी स्लो, इन दैट केस विल बी हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन विल बी देयर। आर यू गेटिंग और नॉट? इसका एग्जांपल जायंट पांडा एंड रेड पांडा इन सिक्किम। तो रिप्रोडक्शन रेट जिसका स्लो हो, रिप्रोडक्शन रेट, जिस एनिमल का रिप्रोडक्शन रेट स्लो होता है, लार्जर बॉडी साइज होती है। या तीसरा, ऐसे एनिमल्स जो कि फूड चेन में सबसे टॉप पे आते हैं, यानी कि टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर्स, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। टॉप कार्निवोरस या फिर टॉप कंज्यूमर्स, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये भी ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन में आता है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे एनिमल्स जिनके हैबिटेट फिक्स्ड होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड हैबिटेट में ही सर्वाइव करते हैं, अगर उनके हैबिटेट चेंज हो जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन में। तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स जिनके फिक्स्ड हैबिटेट होते हैं, तो उनके भी एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ ये लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इज कंप्लीट। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट, दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो अगली क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।